नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। अब किसी तरह से आप लोग पहला के 5 सेमेस्टर तो पार कर गए, अब पहुंच गए हैं उस अंतिम पड़ाव पे। बस चंद महीनों के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे जूनियर इंजीनियर बनने के। ठीक है, तो हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे मैनेजमेंट। ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बीच बीच में हम आपसे बात करते रहेंगे, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं, है कि नहीं। कहा है कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, अब समझाने के दौरान लिखने से ज़्यादा तो बोलना ही है। और आपको क्या होगा कि नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यानी कि नोट्स का पीडीएफ। ठीक है, ऑनलाइन वालों मतलब कि ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए लेक्चर के बाद ऐप पे नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। आप लेक्चर देखने से पहले और लेक्चर देखने के बाद उस पीडीएफ को देख सकते हैं, ताकि आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। और यहाँ समझाने के दौरान हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एकदम उसको याद करना ही करना है, और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम VVI है, वो क्वेश्चन आता ही आता है, हर दूसरे साल आ जाता है। तो हो सकता है आपके पास भी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको ये जब सिलेबस एनालिसिस कर रहे थे तो उस समय भी बताए थे कि मैनेजमेंट के फादर कौन है, FW टेलर। और मैनेजमेंट के फादर उन्हें इसलिए बोला गया क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने जितनी रिसर्च करी और जितनी थ्योरीज दी वो बाकी सब की तुलना में बहुत ज़्यादा रिलेटिव थे इसके, इसीलिए उन्हें फादर घोषित किया गया। ऐसे मैनेजमेंट का डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन आपको सबसे जरूरी रूप से सबसे पहले याद करना है FW टेलर का जो डेफिनेशन है वो। उसके अलावा कभी कभी एग्जाम में देखा गया है कि लिखा आ जाता है क्वेश्चन, राइट वेरियस डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। अब उस केस में आप क्या करिएगा, कम से कम आपको 4-5 डेफिनेशन याद करने होंगे। हाँ, इसके 7 से 8 डेफिनेशन है। तो हम यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखा देते हैं कौन सा डेफिनेशन किसने दिया और उस डेफिनेशन में क्या बताना चाह रहे हैं। एक्चुअल में घुमा फिरा के सब लोग एक ही बात को बताते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम आपके स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि इनका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इमेज दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये है हॉर्लोड नोज। इन्होंने मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन दिया है उसके अनुसार मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। कहने का मतलब कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें किसी काम को किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा, या फिर एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, किसी ऑर्गेनाइज संगठित ग्रुप संगठित समूह के द्वारा जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज हो। ऐसा नहीं कि ऐसे है तू चल हमने दोनों मिलकर ग्रुप बना ले, वैसा ग्रुप नहीं। फॉर्मल ग्रुप कहने का मतलब जिसमें कुछ रूल हो, रेगुलेशंस हो, डिसिप्लिन हो, वैसा ग्रुप के द्वारा जो काम किया जाता है, कराया जाता है, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह है FW टेलर साहब का डेफिनेशन। FW टेलर साहब ने अपने डेफिनेशन में बताया, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें आप जानते हैं क्या कि जो आप करना चाह रहे हैं वो सबसे अच्छे तरीके से और सबसे सस्ते कीमत पे हो रहा है कि नहीं। समझे, ई वाला डेफिनेशन आपको सबसे पहले याद करना है। ठीक है, हाँ। अब अगला आता है जॉर्ज आर टेरी का डेफिनेशन। इन्होंने बताया अपने डेफिनेशन में कि मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, यूटिलाइजिंग इन ईच बोथ साइंस एंड आर्ट्स एंड फॉलोड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इन्होंने भी घुमा फिरा के वही बात बताई, क्या कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और किसी वर्क को कंट्रोल करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं। मतलब एक साइंस और एक आर्ट्स जिसमें विज्ञान लगा के, अपनी कला लगा के किसी भी काम को जो आप पहले से तय किए हुए हैं, प्री ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो आपने अपने मस्तिष्क में तय कर लिया है ये काम करने का, तो उस काम को करने के जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं
वैज्ञानिक और कलात्मक रूप से आप जितने सक्षम हो सकते हैं कि उस प्रोसेस को कंट्रोल करने में, ताकि एकदम बेस्ट वे में हो, बस उसे ही मैनेजमेंट कहते हैं। आप हर डेफिनेशन में लगभग एक ही बात पाएंगे, लेकिन अब जब आ जाती है बारी की वेरियस डेफिनेशन लिखिए, तो भाई इनके द्वारा ये डेफिनेशन, इनके द्वारा ये डेफिनेशन, इनके द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया, आप बोर्ड पे जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से लिख देंगे। मैनेजमेंट इज ये है पीटर डकर का डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेज अ बिजनेस एंड मैनेज मैनेजर एंड मैनेज वर्कर्स एंड वर्क। ये भी वही बात कर रहे हैं कि जो काम करने वाले को और जो काम करने वाले को मैनेज कर रहा है, उसको जो मैनेज कर रहा है उसे को ही मैनेजमेंट कहते हैं। ये सब इसी पर्पस में आता है। एक अगला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा हेनरी फेयोल का डेफिनेशन। ये भी मैनेजमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं हेनरी फेयोल साहब। इनका डेफिनेशन देख लीजिए, मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। इन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या कहा कि देखिए मैनेजमेंट किसको कहते हैं, तो फोरकास्ट करे, फोरकास्ट माने पूर्वानुमान करे, प्लान करे, जो भी काम करना है कैसे होगा उसका प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइज करे, किस तरह से संगठन बनाए उसको पूरा तरह से ऑर्गेनाइज कर दे शुरू में ही, कमांड दे, अब अपने से नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन सबको कमांड दे कि किसको क्या काम करना है, टू कोऑर्डिनेट, हाँ अब जिनको सलाह की जरूरत है, जिनको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है उन्हें कोऑर्डिनेट भी करे, उसके बाद कंट्रोल करे पूरी एक्टिविटी को, उसे ही मैनेजमेंट कहते हैं। यहां देखिए मार्सी कसिंग नील के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया, गुड मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट अचीव ए सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं, सोशल ऑब्जेक्टिव विथ द बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल, एनर्जी एंड टाइम। समझ गए? ऑब्जेक्टिव मतलब कि सोशल ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। जब में मतलब कि ह्यूमन को भी यूटिलाइज करना है, मटेरियल को भी यूटिलाइज करना है, और किसको, एनर्जी और टाइम, सबको यूटिलाइज करना है। तो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसमें इन्होंने यही बताया है। एंड विथ सेटिस्फैक्शन फॉर द पार्टिसिपेंट्स एंड द पब्लिक, इसमें पब्लिक की भी भलाई होगी और जो लोग काम करने में भाग ले रहे हैं उनकी भी भलाई होगी। अगला डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जोसेफ मैसी का, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच ए कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन टुवर्ड्स कॉमन गोल, यानी कि सब लोग मिल करके एक कॉमन गोल बनाते हैं और उस गोल को अचीव करने के डायरेक्शन में सब लोग मिलके एफर्ट करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं उसे ही मैनेजमेंट कहा जाता है। अगला डेफिनेशन है थियो हाइमन एंड विलियम स्कॉट के द्वारा, ये लास्ट डेफिनेशन है। इसमें इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट इज अ सोशल एंड टेक्निकल प्रोसेस व्हिच यूटिलाइज रिसोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन एक्शन एंड फैसिलिटेट्स चेंज इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, तो ये थे इन सारे डेफिनेशंस। इसमें जो सबसे छोटा छोटा जो आपको नजर आता है अपने हिसाब से आप उन्हें याद कर लीजिएगा, और कम से कम 4-5 जरूर याद करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 6 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए, राइट वेरियस डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो छोटा छोटा डेफिनेशन है उनके नाम के साथ याद करना है। समझ गए? ये याद करना जरूरी है। मैनेजमेंट जो हम लोग विशेष करके पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में जो मैनेजमेंट है वो खास करके जानते हैं किस लिए है, बिजनेस मैनेज करने के लिए। क्योंकि देश की जीडीपी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, बिजनेस पे डिपेंड करती है, और वो बिजनेस बिना मैनेज करे प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो पाता, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इसीलिए हमें मैनेज करना सिखाया जाता है। आप एज ए इंजीनियर कहीं पे जाएंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ तो काम ही हो रहा होगा, तो आपका काम रहेगा या तो मैनेज करना, या तो फिर मैनेजमेंट में मतलब कि मैनेजर का जो ग्रुप है उसमें पार्टिसिपेट करना, अपनी राय देना, अपनी सलाह देना। भविष्य में आप अगर एक्सपर्ट बन जाते हैं तो फिर अपनी एक्सपर्टीज से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। ठीक है, जब बात बिजनेस की आती है तो बिजनेस एक तरह का नहीं होता। बिजनेस मेनली 3 तरह से डिवाइड किए गए हैं। बिजनेस जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ओवरव्यू ऑफ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम केवल टर्मिनोलॉजी को देख रहे हैं और आसान भाषा में आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो यूनिट 1 में है पूरा ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, तो उसमें हम देखेंगे। और यहाँ पे आपको केवल बता दें कि बिजनेस, जैसे बिजनेस होता क्या है, BUSINESS। बिजनेस में, बिजनेस कहेंगे किसको, कोई भी वैसा काम जिसमें आप क्या करते हैं, या तो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या तो आपके अंदर जो गुण है उस गुण को दिखा करके, या फिर इधर से सामान लेके उधर करके, इस तरह से करके अगर आप कुछ पैसा कमा रहे हैं, कुछ रुपया आपके पैकेट में आया,
बस उसी को कहते हैं बिजनेस। साफ सुथरा भाषा में समझ लीजिए। अगर कुछ ऐसा काम करे जिससे आपके पॉकेट में पैसा आया, अभी ना कि पटरी उखाड़ के बेच दिए कबाड़ खाना में पैसा आ गया, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो चोरी है, समझे, ओकरा में जेल हो सकता है। बिजनेस मैंने लीगल तरीका से करिए, पैसा कमाइएगा तो कैसे, मतलब एकदम कर देना है, देश के लूट के बेच देना है, ऐसा नहीं करना है। तो इसी में बिजनेस 3 टाइप के मेनली डिवाइड किए गए हैं, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। बिजनेस के मेनली कितने टाइप हैं? 3 टाइप। कौन कौन जी? सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और एक और क्या है? ट्रेडिंग। समझ गए? अब देखिए सर्विस में क्या होता है, आप सैलून में जाते हैं, बाल कटवाते हैं, क्या हुआ? वो सर्विस हुआ। डॉक्टर आपका इलाज करते हैं, सर्विस हुआ। वकील साहब आपका केस देखते हैं, सर्विस हुआ। ब्यूटी पार्लर लड़कियां जाती है, मतलब लड़कियां या महिलाएं जाती है वहाँ, ये मतलब चेहरे पे कुछ करवाने के लिए, वो सब क्या हुआ? सर्विस में आता है। और सर्विस के आप पैसे लेते हैं कि नहीं वो लोग, तो बस उससे पैसे वो लोग कमा रहे हैं। तो ये एक टाइप का बिजनेस है। किस में आता है? तो सर्विस में आता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग में मान लिया जाए कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग वाली, समझ गए? हाँ समझ गए। ये कौन बोला? बुढ़बो बोलता है का? मारिए मत। इलेक्ट्रॉनिक्स इतना पढ़ावल गया है, बुढ़वा पर के बुढ़बो लगता है बात कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो, बुढ़वा में से आवाज आ रहा है, पता नहीं का है। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं आप पे? हाँ लिखिए, कोई बात नहीं, गलत नहीं लिखिएगा। समझ में नहीं आ रही, बोर्ड कैसे बात कर रहा है हमरा से। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत हमसे? नहीं कोई दिक्कत नहीं। वाह ग्रेट। बहुत अच्छा बोर्ड है, बात भी करता है। देख रहे हैं हमारे यहाँ के बोर्ड कितने स्मार्ट है, बात करते हैं। बात करने वाला बोर्ड कहीं देखे हैं आप? नहीं नहीं ना, नहीं देखे होंगे, यहाँ मिलेगा, यहाँ बोर्ड भी बात करता है कि नहीं? हाँ, तो हम लोग थे मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए क्या होता है, आप किसान से कपास खरीद के कोई उसका धागा बनाया, धागा बना के फिर कपड़ा बना दिया, कपड़ा से फिर ये इस तरह का कपड़ा बना दिया, जीन्स बना दिया, टी शर्ट बना दिया, शर्ट बना दिया, पैंट बना दिया, और वो भी मतलब जो भी चीज़ बना दिया जिसे लोग पहनते हैं, मनुष्य जिसे पहनता है। तो ये क्या हुआ, आप देखिए कपास खरीदा गया जो खेत में उगा, वहाँ से यहाँ कपड़ा बन गया, यानी कुछ मैन्युफैक्चर हुआ। पहले कोई रॉ मटेरियल था, अब कुछ बना, अब वो बिकेगा तो पैसा मिलेगा, समझ गए? तो वो आता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो जितना भी सामान आप देख रहे हैं, जो भी आप बाजार जाके खरीदते हैं, वो कहीं ना कहीं बना है। जो आप खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं बना है। सॉस ही खरीदे या फिर शैम्पू खरीदे, कहीं ना कहीं तो फैक्ट्री में बना, उससे पहले वो रॉ मटेरियल उसका कुछ होगा। तो उस तरह के बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2-3 कैटेगरी आता है। जो डायरेक्ट खेत से निकल रहा है उसे प्राइमरी सेक्टर का बिजनेस कह देते हैं। जो खेत से लेके जो फैक्ट्री में बनने तक का प्रोसेस है उसे सेकेंडरी कह देते हैं। और जो उसे खुदरा या थोक में बेच के डायरेक्ट बस एक्सचेंज करके, पैसा से एक्सचेंज कर करके पैसा कमा रहा है, तो वो टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। बैंक वगैरह जैसे काम करते हैं, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे यहाँ में भी। इसके अंदर भी मतलब कहने का मतलब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी में, लेकिन हम अभी वहां नहीं जाते हैं। अब आते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग पे देखिए क्या होता है, बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग। ट्रेडिंग समझने के लिए आप 3 गो की टर्म समझ लीजिए, बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग। कुछ खरीदना, कुछ बेचना और कुछ एक्सचेंज करना। जैसे ई मार्कर के बदले आप हमको ईयरफोन दे दीजिए, क्या हुआ, ई मार्कर हम आपको दे रहे हैं, आप हमको एगो ईयरफोन दे दीजिए, तो एक्सचेंज हो गया, है कि नहीं? एगो पुराना मोबाइल के बदले एगो नया मोबाइल कुछ पैसा लेके दे देंगे, तो ये क्या चीज हो गया, एक्सचेंज हो गया। हम एगो हेलमेट आपको दे रहे हैं, आप हमारा एगो मोटरसाइकिल दे दीजिए, ऐसा होता है। हेलमेट लेके मोटरसाइकिल दीजिएगा, ये एक्सचेंज बड़ी भारी पड़ जाएगा। हाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सचेंजिंग। तो वो सब ट्रेडिंग में आता है, यानी कि कुछ खरीदना बेचना डायरेक्ट, मतलब कुछ बनाना उनाना नहीं है, सब कुछ बना हुआ है, बस एक्सचेंज करना है, हमें खरीदना और या बेचना है बस। अब देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, कुछ खरीदने बेचने के लिए ना आदमी घरे से लेके निकला गेहूं, बाजार में जाके उसको लेना है जूता चमड़ा के। अब कोई जूता तो बेच रहा है, उससे पूछेगा भैया जूता कितना में दोगे, वो बोला हम 5 किलो चावल में देंगे। हम ले हैं गेहूं 5 किलो, वो कहता है हम चावल में देंगे। हम बोले गेहूं लेके दे दो जूतवा ना, ओकरा चावल चाहिए, ओकर घर में गेहूं है और चावल चाहिए तो चावले पर देगा।
मतलब कि बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले, पूरा आदिकाल में पहुंच जाइए, वहां इस तरह की प्रॉब्लम आते थे। हम गेहूं रख ले हैं 5 किलो, हमारा जूता चाहिए, लेकिन वो जूतवा जो रख ले है और चावल चाहिए, तो हम ले नहीं पाते थे उससे। मैंने हम नहीं समझ रहे उस समय के आदमी, हम तो उस समय थोड़े न थे। हाँ, तो ई प्रॉब्लम के लिए फिर आविष्कार हुआ था मुद्रा का। आज रुपया पैसा है, आज कुछ भी लेने जाइए पैसा दीजिए, वो भी पैसा से अपन मनपसंद के सामान खरीद लेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से इसको आसान करा गया। तो ये था बिजनेस, और बिजनेस के 3 गो टाइप, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे, आपके सिलेबस के अनुसार हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है ना जो यूनिट 2 में जो है सिलेबस में वो पहले पढ़ना चाहिए, और यूनिट 1 है जो बाद में। ऐसा कोई दिक्कत होगा नहीं, लेकिन हमारा तरीका वही रहेगा कि हम यूनिट 2 पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद यूनिट 1 पे आएंगे, ठीक है। तो आप अगर सिलेबस से मिलाते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें यूनिट 2 में मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। मैनेजमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको 2 चीज़ हमेशा बार बार हो सकता है सुनने को मिले, एक कि वर्क इफेक्टिव होना चाहिए, और एक कि वर्क इफिशियंट होना चाहिए। इफेक्टिव और इफिशियंट, इफेक्टिव और इफिशियंट, ये दोनों टर्म कहता क्या है, लगता है सिमिलर। कोई कहता है कि इफेक्टिव भी होना चाहिए, इफिशियंट भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, रियल मतलब क्या है। जब कोई कहता है इफेक्टिव, उसका क्या मतलब हुआ, और जब कोई कहता है इफिशियंट, उसका क्या मतलब हुआ। देखिए, इफेक्टिव किसी काम को तब कहेंगे जब वो सही समय पे खत्म हो जाए। इफेक्टिव किसी काम को तब कहते हैं जब वो सही समय पे खत्म हो जाए। सिलेबस आपका सही समय पे खत्म हो गया, इसका मतलब आपने इफेक्टिव पढ़ाई करी है। अब कल एग्जाम है, आज तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तब बताइए इफेक्टिव पढ़ाई हुआ, नहीं हुआ। इफिशियंट किसको कहते हैं, इफिशियंट कहते हैं कि जो आपके सामने रिसोर्सेस मिले थे आपको, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए या नहीं। समझ गए, जो आपको रिसोर्सेस मिले थे उसका आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया कि खाली किताब खरीद के अलमारी पर सजाए थे, कभी खोल के देखे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से इफेक्टिव का हम अगर लिख दें तो क्या कहते हैं, कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अगर कोई वर्क टाइम पे कंप्लीट हुआ तो फिर कहते हैं कि इफेक्टिव काम हुआ। और इफिशियंट में क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ क्या, रिसोर्सेस। समझ गए, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम जितना यूज हो सकता था उतना आपने किया कि नहीं किया। उस समय एग्जांपल दिए थे ना कि 100 किलो अगर आटा से 90 किलो कोई बिस्किट बना देता है, और आपने कुछ ऐसा टेक्निक लगाया कि जो वेस्ट हो रहा था जो मटेरियल, उससे बचा लिया और 90 किलो की जगह 92 किलो आप प्रोड्यूस कर दिए बिस्किट, तो आपने क्या किया, आपने इफिशियंट वर्क किया, है कि नहीं। क्योंकि रिसोर्सेस जो आपको मिले थे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लिया आप, उससे ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वेस्ट होगा ही होगा। भगवान थोड़े ना बना रहे हैं कि चुटकी बजाय काम हो गया, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यह बात टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कितने तरह के होते हैं, तो देखिए मैनेजमेंट मेनली 2 तरह के बांटे गए हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, एक होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट क्या हुआ, जो बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है कि नहीं। यदि हमारे घर में कोई काम होता है, उसे मैनेज करने के लिए हम कहीं कोर्स करने जाते हैं, जिस तरह से पहले मैनेज हुआ था उसी तरह से उसका कॉपी हो जाता है कि नहीं। आपके घर में जो काम हुए, तब पहले जो काम करे थे उनसे तनी मनी सलाह ले लेवल जाता है घर के बूढ़ा बुजुर्ग से कि ये वाला काम कैसे होता है, और बाद काम हम निकाल देते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट सीखे ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है कि नहीं, यानी कि पहले से चला ला रहा है। अब आया है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसपे लोग रिसर्च करके उस पर दिमाग लगाए और सोचे कि फैक्ट्री में हमें काम करवाना है, मशीनों से काम करना है, रॉ मटेरियल है, कुछ लेबर्स हैं, इन सबको कैसे मैनेज किया जाए। कभी लेबर रूस के भाग जाता है, कभी मटेरियल घट जाता है, कभी मटेरियल ऑयल है बन गया है, अब वो रखले है, जा ही नहीं रहा है, बिक ही नहीं रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो इस सारी समस्याओं पे जब दिमाग लगाया मनुष्य, तो जनरेट किया साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का एक वैसा तरीका जिसमें कुछ विज्ञान घुसाया, है कि नहीं। अपना जब नॉलेज घुसाया
तो फिर लाया साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से क्या है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट। नोट्स चाहते हो या क्वेश्चन चाहते हो, हमको बताओ कि क्या चाहते हो। हंसते हंसते पढ़ा देंगे सारा, तुम जो अगर पढ़ना चाहते हो। हंसते हंसते पढ़ा देंगे सारा, तुम जो अगर पढ़ना चाहते हो। ला ला ला। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, एक और कौन है साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या समझे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सब आपके कॉपी में पीडीएफ में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। आप अगर नोट्स ये जो लेक्चर देख रहे हैं बिना पेन पेपर के भी देखेंगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। शायद हो सकता है कुछ कुछ बातें जो यहाँ बता दें नोट्स में ना लिखा हो तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो आप नोट्स का पीडीएफ जो है लेक्चर देखने से पहले भी पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और यहाँ आके पूरा समझ में आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि जब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिला तो उसे मेंशन कर लीजिए अपने कॉपी में, है कि नहीं। कुछ भारी भरकम चीज़ है नहीं, बहुत आसान चीज़ है। तो चलिए अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या क्या है, दो दो लाइन दोनों में लिख ले। हाँ, तो ये रहे आपके सामने क्या टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली दो पार्ट में इसे बांटा गया, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो लिखी जा सकती है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को कस्टम मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को कस्टम मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एक पॉइंट इसमें, दो पॉइंट इसमें लिखे गए हैं और चार पॉइंट उसमें लिखे गए हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। हम पॉइंट्स को समझा देते हैं। क्या है? इट इज बेस्ड ऑन नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज फॉलोड एंड रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय मैनेजर हु मैनेज द सिमिलर प्रॉब्लम इन द पास्ट। इन पास्ट, भूतकाल में जो मैनेजर किसी काम को मैनेज करके जिस तरीके से जो रिजल्ट प्राप्त किए थे उसी का कॉपी कर लेना ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कहलाता है। समझ गए बात को? बस इसका एक और पॉइंट लिख लीजिए, सिंपल होता है और इजी होता है, एकदम आसान होता है। एकरा में कोई पढ़ाई लिखाई करे की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन करे की जरूरत नहीं है। सिंपल और इजी। कौन मेथड? ये जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के जो मेथड है ये होते हैं सिंपल और इजी टू एग्जीक्यूट। अब आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया कौन? एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो मैनेजमेंट के पापा हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट में पहला पॉइंट ये लिखा गया है, इट इज एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन एंड अप्लाई द फैक्ट एंड लॉ ऑफ गेनिंग इफिशियंसी। देखिए आया ना इफिशियंसी, विदाउट लिविंग एनीथिंग, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। क्या गेन करना है? इफिशियंसी। क्या गेन करना है? इफिशियंसी, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। अच्छा, क्या अप्लाई करना है? तो फैक्ट एंड लॉ। फैक्ट मतलब वैसी बातें जो एकदम सच है, होती ही है, और लॉ मतलब नियम, जो नियम बनाए गए हैं उस नियम को पालन करिए। जो चीजें एकदम फैक्ट है कि होगी, आप जैसे आदमी है, लेबर आपके कंपनी में है, थकेगा कि नहीं थकेगा? 8 घंटा से ज्यादा काम करेगा, थकेगा वो, ये फैक्ट है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब कानून भी बना हुआ है भारत सरकार के द्वारा कि आप किसी को लगातार 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करवा सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिए। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो एक्सपीरियंस करके जो नियम दिया गया कि ऐसे ऐसे करिएगा तो ज्यादा काम होगा, एक लेबर ज्यादा काम करेगा। हो सकता है कहिए कि देखो ओवर टाइम करोगे तो इतना घंटा के लिए इतना रुपया मिलेगा, है कि नहीं? तो ये सब जो एक्सपीरियंस के बेस पे जो अनुभव दिया गया, अब आप उसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि 10 घंटा काम करो, बस उसे थोड़ा सा लालच दे दिए पैसे का, है कि नहीं? तो इस सब का अप्लाई करिए किस चीज के लिए? तो इफिशियंसी गेन करने के लिए। इफिशियंसी गेन करने का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए रिसोर्सेस का, और समय पे एकदम काम करिए, कहानी खत्म।
आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बना, आपकी कंपनी खूब ग्रोथ कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। एफर्ट्स मतलब जो आप लगाए, आप जो मेहनत कर रहे हैं, ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट, किसी एक डिपार्टमेंट में काम करने से आपकी कंपनी पूरी नहीं चलेगी। बस आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट काम करे जा रहा है, काम करे जा रहा है, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, कॉमर्शियल, ये सब काम नहीं कर रहा है बढ़िया से, तो थोड़े ना कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नहीं, आप सामान बना बना के रख दीजिए, सब गोदाम में रखल सड़ित रहेगा, है कि नहीं। तो ईच डिपार्टमेंट में आपको सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा, किस लिए? इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए। अगला पॉइंट है मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। बस सिंपल बात, ये तो पहले से भी आपको पता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हैं, तभी तो इन्हें कहा जाता है मैनेजमेंट का फादर। अच्छा, अगला कुछ है इट वाज अडॉप्टेड इन अमेरिका फर्स्ट। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो तरीके थे, फैक्ट और लॉज थे, कौन अडॉप्ट किया जी? अमेरिका अडॉप्ट किया। और देख रहे हैं आज अमेरिका कहां पे है भैया, सुपर पावर है दुनिया में। तो ये था दोनों मेथड, मैनेजमेंट के दोनों तरीके। अब आती है बात कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में उन्होंने क्या क्या बताया। तो 4 बातें उन्होंने मुख्य रूप से बताई, वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए, टेलर साहब ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया उसकी कुछ मुख्य बातें यहां पे लिखी गई है, यही उन्होंने बताया था अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है? स्टैंडर्ड टाइमिंग एंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के आधार पे स्टैंडर्ड टाइमिंग और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस को तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। फॉर्मुलेटेड मतलब तैयार किया जाना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइमिंग यानी कि कंपनी में कब काम होगा, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस किस तरह से काम होगा, किस आधार पे होना चाहिए? तो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। कहने का मतलब कि जैसे कभी कभी कोई मशीन होता है ना, जिसमें डर होता है लेबर का हाथ चले जाने का। अब वो इतना खराब मशीन है कि बाय द वे अगर कोई बॉडी का कोई पार्ट चला गया उसमें तो फिर वो सुरक्षित नहीं है, डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह से साफ साफ उसे वहां पे इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि भैया यहाँ पे खतरा है। कभी कभी लेबर को सलाह दिया जाता है कि देखिए इस मशीन पे काम करने के लिए आपको इस टाइप के ही कपड़े पहनने चाहिए, आप धोती पहन के, साड़ी पहन के या गमछी लेके नहीं काम कर सकते हैं, यानी कि चुस्त कपड़ा पहनना चाहिए। कभी कभी उन्हें अलग से एक स्पेशल कपड़ा भी दिया जाता है एप्रॉन टाइप का, ताकि मशीन जो है वो खतरनाक है, हो सकता है कि कपड़ा किसी तरह से उसमें चला जाए तो लपेट ले ओकरा, है कि नहीं। तो ये सब कैसे पता चलता है? तो वही टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के आधार पे मशीन किस तरह का मोशन करती है, व्यक्ति को वहां पे किस तरह का मोशन करना है, समझते हैं, किस समय कैसा मशीन बिहेव करती है, उस हिसाब से यहाँ पे करना चाहिए कि वहां पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट करना चाहिए। यह उन्होंने पहला पॉइंट दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट में। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया द वर्कर कैरी आउट द वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन। जो काम कर रहे हैं वो ध्यान रहे कि जो वर्कर काम कर रहे हैं वो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं। पहले पानी डालना है तब ई वाला मटेरियल डालना है, तो ये बात के ध्यान हमेशा रहे कि पहले पानी डालना है कि नहीं। इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है इस तरह से काम करना है, तो इसी तरह से उस मशीन को काम करना है। अगला पॉइंट है द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क इज टाउट टू द वर्कर। सबसे अच्छा तरीका किसी काम को करवाने का क्या है? तो वर्कर को सिखाइए, वर्कर को पढ़ाइए, है कि नहीं। एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने का क्या तरीका है? अच्छे टीचर से पढ़िए। यहां पे तीसरा पॉइंट वही बताया गया था कि द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क इज टाउट टू द वर्कर। वर्कर को टाउट करिए, पढ़ाइए, शिक्षित करिए। अगला क्या है? सुटेबल वर्किंग कंडीशन आर क्रिएटेड इन द फैक्ट्री। आपके फैक्ट्री में क्या होना चाहिए? सुटेबल वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। अब बहुत भारी गर्मी है, एकदम पसीना से आदमी तर-बतर हो रहा है, तो आप 2 पंखा काहे नहीं लगवा देते हैं बड़ा बड़ा, जैसे रेलवे स्टेशन पे लगा रहता है कि नहीं। आप एसी नहीं लगवा सकते हैं, वहां पे मशीन चल रही है तो, लेकिन पंखा तो लगवा सकते हैं। तो ऐसा कहा उन्होंने कि देखिए वर्कर जहां पे काम करता है वहां पे सुटेबल वर्किंग कंडीशन करिए। हो सकता है आपका ऑफिस ही है, बहुत मनी लैपटॉप कंप्यूटर वहां पे रहता है, तो आप मतलब एसी नहीं लगवाए हैं वहां पे,
तो वहां पे कोई रहना चाहेगा? बताइए। आप अगर कहीं जॉब लगा, एक कंपनी में जाके देखते हैं, एक ऑफिस में, तो वहां एसी लगा हुआ है, लैपटॉप पे काम करना है, सब लोग फ्रेंडली बिहेव करते हैं। एक ऑफिस ऐसा है जहां एसी नहीं लगा हुआ है, लैपटॉप पे काम करना है और सब लोग रूड हैं, आप कहां पे काम करना पसंद करेंगे? बस आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में। और देखिए एक नोट पॉइंट यहां पे लिखा गया है, क्या? दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्चुअल वर्क ऑन शॉप। ये जो मेथड यहां पे बताया गया, ये क्या बताया गया कि एक्चुअल फैक्ट्री में, मतलब फैक्ट्री के वर्कशॉप में जो काम होता है वहां पे ये सारे मेथड एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। अब देखिए इसके अलावे एक और बात है जो ध्यान देने वाली बात है। किन की बात? फ्यूल की बात। फ्यूल साहब ने क्या बताया मैनेजमेंट के ऊपर? वो ये तो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की मुख्य बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या? स्टैंडर्ड टाइमिंग एंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है जो फॉर्मुलेट होने चाहिए किस आधार पे? तो टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी के आधार पे। वर्कर को कैसा मतलब कि काम करना चाहिए? तो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है वैसा काम करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है वर्क करने का क्या? तो वर्कर को शिक्षित करिए। अगला पॉइंट था सुटेबल वर्किंग कंडीशन क्रिएट करिए अपन फैक्ट्री में। ठीक है, यानी कि वर्कर को ध्यान में रखने से यदि आप वर्कर की भलाई के लिए काम करेंगे आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सिंपल बात यही था यहाँ पे। फ्यूल साहब ने क्या किया कि पूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को एनालाइज करके 6 कैटेगरी में बांट दिया। एक पूरा फैक्ट्री है ना, मान लिया जाए कि उसका शुरू से लेकर अंतिम तक जितना काम होता है, एकदम पर्ची में लिखे से लेकर के शुरू में सामान लावे से लेकर के सामान बेचने तक जितना भी प्रक्रिया हुआ उस सब को 6 पार्ट में कैटेगराइज कर दिए। कौन कौन है 6 पार्ट? और मुख्य बात क्या है? कौन डिपार्टमेंट? जैसे होता ना कि आप कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन वगैरह का काम है कुछ, तो होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाइए, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, खेल कूद के लिए अलग है, लैब के लिए अलग है, आपके मतलब कि कॉलेज में ब्रांच वाइज अलग डिपार्टमेंट ही बना हुआ है। हर ब्रांच के अलग अलग हेड बने हुए हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिन्हें एचओडी कहा जाता है। डिपार्टमेंट बना हुआ है कि नहीं? यानी कि किसी संस्था को ऑर्गेनाइज मैनर में चलाने के लिए उसकी पूरी प्रक्रिया को डिपार्टमेंट वाइज बांटना होता है। क्यों बांटना होता है और मैनेजमेंट के कितने लेवल काम करते हैं, ये सब जैसे जैसे हम डीप में चलते जाएंगे आपको समझ में आती जाएगी। यहां पे फ्यूल ने जो 6 कैटेगरी बांटा है इंडस्ट्री को, उसे हम पहले देख लेते हैं। ठीक, हाँ। तो हेनरी फ्यूल साहब ने क्या करा कि पूरी प्रक्रिया को एनालाइज करने के बाद उन्होंने ध्यान से देखा और पूरी प्रक्रिया को 6 डिपार्टमेंट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। देखिए जब आप समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये तो बड़ी अच्छा डिवीजन है, ये तो हमू कर देते है कि नहीं? हाँ, तो देखिए आप भी करिएगा। हेनरी फ्यूल क्लासिफाई ऑल द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन 6 ग्रुप। ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि हेनरी फ्यूल ने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 6 ग्रुप में, 6 आधा दर्जन ग्रुप में डिवाइड किया। पहला क्या है जी? टेक्निकल। पहला क्या है? टेक्निकल। टेक्निकल का मेन काम क्या है? किस चीज पे वो ध्यान देगा? प्रोडक्शन पे ध्यान देगा। टेक्निकल किस पे ध्यान देगा? प्रोडक्शन पे ध्यान देगा। सबसे मुख्य चीज क्या है आपकी कंपनी का? आपकी कंपनी अगर रबड़ बनाती है, इरेजर बनाती है, पेंसिल बनाती है, तो क्या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम रहेगा कि पेंसिल सबसे बेस्ट क्वालिटी का कैसे बनेगा हमारी कंपनी में? इस पे ध्यान देगी टेक्निकल डिपार्टमेंट। अगला डिपार्टमेंट है कॉमर्शियल। अगला डिपार्टमेंट है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। अगर आपकी कंपनी है तो आपके कंपनी के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का काम क्या रहेगा? बाई करना, सेल करना, एक्सचेंज करना। बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग पे ध्यान देना किस डिपार्टमेंट का काम है? कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का काम है कि नहीं? अगला है फाइनेंशियल। अगला है फाइनेंशियल। रुपया पैसा के जब बात आती है भैया तब फाइनेंस की बात आती है, तब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का असली काम क्या रहेगा? ऑप्टिमम यूज ऑफ मनी। जो भी पैसा आपकी कंपनी में है, चाहे आपने जहां से भी पैसा को लाया है, एटीएम काट के लाए हैं, चाहे बैंक में डकैती करके लाए हैं, नहीं ऐसे करके लाइएगा तो जेल में जाइएगा। यानी कि जहां से भी आप पैसा उठाए हैं उसका ऑप्टिमम यूज हो, ना कि डेली बस खाली चाय नाश्ता करे में सब पैसा उड़ा दे रहे हैं, कभी मुर्गा खाए में, कभी मछली खाए में, है कि नहीं? तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कितना लेबर को देना है, कितने का रॉ मटेरियल आया, कितना उधार है, कितना बकाया है, वगैरह वगैरह, जितनी भी पैसा से रिलेटेड जो भी बात हुआ, फाइनेंशियल। अगला है सिक्योरिटी। वहां कुछ मटेरियल रखा हुआ है, महंगा महंगा कंप्यूटर है, महंगा महंगा मशीन है, लोग आ रहे हैं, उनकी गाड़ी है, वगैरह जितनी भी चीजें हैं, सिक्योरिटी आप समझ गए, सुरक्षा।
प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, व्यक्ति की और सामान की सुरक्षा, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। अकाउंटिंग, ये बड़ा जरूरी चीज है। अकाउंटिंग वालों का दिमाग खराब हो जाता है अकाउंटिंग करे में। दिमाग तो सबका खराब होता होगा, सबसे आसान सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में केवल ताकत चाहिए, है कि नहीं? बढ़िया बड़ा बड़ा गार्ड एकदम खड़ी कर दीजिए। हाँ, तो अकाउंटिंग वालों का बड़ा दिमाग खराब होता है, एखनी के पूरा मैनेज करना रहता है। कहां कितना खर्च हुआ, एक एक रुपया के हिसाब लिखना, हर बिल को संभाल के रखना, कहां जाने में कितना खर्च हुआ, कहां आने में कितना खर्च हुआ, कौन सामान कब आया, केकरा ही बाकी है, केकरा देना है, ये सब कागजी जो कार्रवाई है ना भैया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है। आजकल तो आसान हो गया है, लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सब काम आसानी से होता है, बस इस डेट का निकालना है, डेट डाले सारा बिल आ गया। तो ये है मेंटेन द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वही लिखा पढ़ी को मेंटेन करता है कौन? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। लास्ट में आता है मैनेजेरियल। मैनेजेरियल का काम क्या है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का काम है इसका। ये प्लान बनाता है, कोई भी काम है ये प्लान यही बनाता है। सबसे ज्यादा तो इसी का भार है। देखिए अलग अलग देखिएगा तो सब पर बराबर बराबर भार है। ऐसा नहीं है कि कोई के ज्यादा काम कोई के काम है। मैनेजेरियल अब प्लाने अच्छा नहीं बनाएगा, कंट्रोले अच्छा नहीं करेगा, कंपनी काम कैसे करेगी? सिक्योरिटी खराब रहा, रात में चोरी हो गया 50 गो कंप्यूटर आपके कंपनी से, तो आप क्या करिएगा? नुकसान हो गया। फाइनेंशियल पैसे घट गया, इधर उधर चल गया, आप बांती में कहते हैं कहाँ गया पैसा, इतना पैसा लाए थे। दिक्कत है। कोई भी डिपार्टमेंट अगर अपनी काम ईमानदारी से नहीं करेगी, कंपनी को नुकसान सीधा उठाना पड़ेगा। मैनेजेरियल ये है, मैनेज करते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इन्हीं के हाथ में होता है, जो मैनेजेरियल डिपार्टमेंट होते हैं। मैनेजेरियल वाले लोग भी ना 2-3 लेवल पे बटे होते हैं। सबसे पहले देखिए लेबर है, तो लेबर में आप देखते होंगे कि एक सुपरवाइजर होता है, माने लेबरे के एगो मुखिया बना देवल जाता है। उस सबके देखेगा कि काम ठीक का मतलब कि ठेकेदार बाई दिबे है, तो ठेकेदार वहां पे लेबर बन के एगो हेड बना देगा कि तू देखना, जरा मुंशी हम निकालते हैं जनरली, तू देखना काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं? तो वो भी एगो मैनेजेरियल का ही पार्ट हुआ, लेकिन सबसे निचला लेवल, थर्ड लेवल का मैनेजर हुआ। उससे ऊपर एक सेकंड लेवल का मैनेजर होते हैं, जैसे आप सुने होंगे ब्रांच मैनेजर, फील्ड मैनेजर, एरिया मैनेजर। तो ये सब लोग हैं सेकंड लेवल पे हैं। एक एरिया मैनेजर के अंदर बहुत मनी निचला थर्ड लेवल के मैनेजर काम करते हैं। थर्ड लेवल के एक मैनेजर के अंदर बहुत मनी लेबर काम करते हैं। लेबर के नीचे कोई नहीं होता, लेबर डायरेक्ट काम करते हैं। लेबर के ऊपर थर्ड लेवल का मैनेजर, बहुत मनी थर्ड लेवल के मैनेजर ऊपर एक सेकंड लेवल का मैनेजर, और बहुत मनी सेकंड लेवल का मैनेजर के ऊपर एक टॉप लेवल का मैनेजर, जैसे कंपनी के सीईओ, एमडी, ऑनर, फाउंडर, ये सब होते हैं जो फर्स्ट लेवल के मैनेजर, टॉप लेवल का मैनेजर जिसे कहा जाता है, वो लोग होते हैं। समझे? तो इस तरह से हेनरी फोल ने डिवाइड किया था 6 कैटेगरी में। इस साइड है साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या क्या किया जाता है किसी कंपनी में। जब होता है ना कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या करना होता है। मार्केट एनालिसिस करना होता है, कौन सामान मार्केट में ज्यादा डिमांड में है, आपकी सामान की वैल्यू कहां है। आपकी कंपनी बनाती है जींस, आप जींस बेचे पहुंच गए जहां लोग पहनते हैं खाली धोती, बिकेगा भैया बताइए आप? अरे आप जींस बेचते हैं तो जींस वहां ना बेचिएगा जहां के लोग जींस पहनते हैं, धोती पहनते हैं वहां पर सब लोग, आप जाके जींस बेचिएगा। उत्तर दक्षिण भारत में आप जाके देखते हैं तो वहां लोग लुंगी पहनते हैं। हमने सब लुंगी घर में खाली पहनते हैं, हमने सब नहीं, मैंने हमारा तरफ के जो लोग हैं बड़े लोग लुंगी घर में पहनते हैं, नॉर्मली घर में रिलैक्स करेंगे। था वहां के लोग देखिए, हमारे एक जो उपराष्ट्रपति हैं दक्षिण भारत से हैं, वो लुंगी पहन के ही संसद जाते हैं। शादी विवाह लुंगी पे होता है, हमने तरफ शादी विवाह वैसे हो तो लुंगी पे चल जाएगा, तो कहेगा कि हैं लड़कवा के कपड़े नहीं का है कि नहीं। तो वहां लुंगी बहुत मतलब वैल्यूएबल कपड़ा है। अब वहां आप जाके जींस बेचिएगा, है कि नहीं, वहां लुंगी बेचिए। तो ये होता है मार्केट एनालिसिस। डिमांड क्या है, हम कोई चीज दे रहे हैं, हम एक्स्ट्रा कैसे दे सकते हैं, ये सब बात यहां एनालाइज होता है। एक है बजट कंट्रोल। बजट कंट्रोल करना है ना भैया, ऐसा नहीं कि अब ठीक है होली आवे वाला है, अब उसमें कपड़ा की डिमांड बढ़ जाती है। अब ये सारा पैसा खत्म कर दिए, हम तो कपड़ा बनाएंगे कैसे? अब बनाएंगे, होली में डिमांड आएगा तो हम बेचेंगे कैसे? है ये नहीं है कपड़ा, तो फिर प्रॉफिट होने का चांस था, खत्म हो गया ना। तो इसलिए बजट कंट्रोल जरूरी है। स्टॉक कंट्रोल, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कपड़ा सब हमारे पसंद आवे लगा सब आदमी के, और डिमांड खूब आ गया कि हमरा भी यही चाहिए, हमरा भी यही चाहिए, हमरा भी यही चाहिए। अब कंपनी से वहां डिस्ट्रीब्यूटर मांगे गया, भाई डिमांड आ रहा है, जल्दी दो, आपके पास है ये नहीं है, स्टॉके नहीं है।
समझ गए, परेशानी आ गई ना। स्टॉक कंट्रोल, इसका ध्यान देना होता है, तभी तो होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऐसी कहते हैं, जब तक मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा नहीं तब तक काम कैसे होगा। आप कोई कोई देखते हैं इतना बड़ा बड़ा काम, जैसे संसद में चलना, या फिर कभी कभी कोई फंक्शन देखते होंगे, जैसे अवार्ड सेमिनार होता नहीं है, जैसे फिल्म वाला के मिलता है, उस सब में देखिए कितना अच्छा से डांस हो रहा है, तो उसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, बहुत मनी काम लगातार एकदम एक के बाद एक के बाद एक होते जा रहा है, कितना भार पड़ता होगा मैनेज करने में। तो उस टाइप का मैनेजमेंट एक कंपनी, सोचिए टाटा कितनी बड़ी कंपनी है, रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है, वैसे हजारों कंपनी है उतनी बड़ी बड़ी, कैसे चल रहा है। हमने ऐसा मतलब अगर नॉर्मल घर के काम ऐसा कर देगा तो मैनेज होगा। एगो फूफा जी उधर रुस गए, हम खाना नहीं खाएंगे, ला हो गया मैनेज, है कि नहीं। तो इस इतना चीज देखना पड़ता है। अगला क्या है, प्रोसेस एंड ऑपरेशनल एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस हो गया, बजट कंट्रोल हो गया, स्टॉक कंट्रोल हो गया, प्रोसेस एंड ऑपरेशन एनालिसिस, जो प्रक्रिया हो रही है, टमाटर से सूप बना रहे हैं आपकी कंपनी में, तो उसको कंट्रोल करना। ऑपरेशन, वही ऑपरेशन अगर कपड़ा से धागा काटल जा रहा है तो इसका एनालिसिस कैसा चल रहा है। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्लान करना कि कौन सा काम होगा, कैसे कैसे होगा, शेड्यूलिंग करना, पहले कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, सूचीबद्ध सबका करना। क्वालिटी कंट्रोल, हाँ भैया जरूरी है ये। बिस्कुट बना रहे हैं, शुरू आपका बिस्कुट खूब अच्छा बिका, जब लोग पकड़ लिए मार्केट में, खूब अच्छा इसका बिस्कुट, खूब अच्छा इसका बटर गोल्ड जैसा। लेमचूस देखिए, वो टॉफी होता है ना पल्स, वो टॉफी का एग्जांपल ले लीजिए। अगर पल्स अब आप खरीदे जाइए, वैसा स्वाद नहीं मिले, आप खरीदिएगा नहीं। एगो हलवाई था, बहुत अच्छा समोसा बनाता था, उसका एक बेटा आया दिल्ली से पढ़ के, वो बोला कि पापा महंगाई बढ़े वाला है, से तनी सामान में थोड़ा अथी करिए, मिलावट करना शुरू कर दीजिए ताकि प्रॉफिट ज्यादा होवे, है कि नहीं। बाद में महंगाई बढ़ जाएगा, लोग कम खरीदेंगे, तब बिक्री कम होगा, तो फिर हमने के घट जाएगा, तो कैसे कैसे खर्चा चलेगा। वो कहा कि ठीक है, कच्चा तेल बाद में मतलब यूज किया हुआ तेल यूज करने लगे, घटिया क्वालिटी के मैदा यूज करने लगे, मिलावट करने लगे। अब जो खाने आते थे उनका जाहिर सी बात है स्वाद में फर्क पड़ने लगा। अब वो लोग आना कम कर दिए धीरे धीरे, अब दूसरा दुकान में जाने लगे। बेटा पापा के कह रहा है कि देखे कमाने लगे ना लोग, महंगाई बढ़ रहा है, धीरे धीरे और मिलावट करिए तब ना ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा फायदा के चक्कर में अपन क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते गए, धीरे धीरे लोग कम आते गए, एक बार खाली दुकान रह गया, बैठ के मक्खी मारते दोनों बाप बेटा, है कि नहीं। ये गलत तरीका है बिजनेस का। तो ये हो गया आपका क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी पे ध्यान रखिए, क्वालिटी हमेशा बढ़ाते रहिए। लेबर इंसेंटिव एंड कंट्रोल, लेबर रुस न जाए भैया, लेबर रुस गया होता है ना, कहावत गांव में चलती है, वो लेबर धूरा तो धूरा न तो रास्ते में से घूरा। अगर रास्ता में से घूर गया ना तो फिर अपने काम करे पड़ता है किसान के खेत में, है कि नहीं। आप लेबर बुलवाए हैं, वो आते आते रास्ते में से घूर गया। तो लेबर इंसेंटिव, इंसेंटिव माने बख्शीश, जो कुछ मिलता है ना, कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिए, ठीक है, काम का मतलब मंथली मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा काम का इतना मिलता है। होली आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा 1000 मिल गया। दिवाली आ रहा है, लो भाई बच्चे के लिए कपड़ा खरीद लेना, सबके 1000 मिल गया। इससे क्या होता है ना कि लेबर एकदम फैमिलियर बिहेव करते हैं, वफादार हो जाते हैं आपके प्रति, कंपनी छोड़ के जाना नहीं चाहते, उनका एक विश्वास जनरेट हो जाता है आपके प्रति। तो लेबर इंसेंटिव एंड कंट्रोल। अगला है कॉस्ट कंट्रोल, कीमत पर कंट्रोल रखिए। बहुत ज्यादा सस्ता भी दीजिएगा, लोग कहेंगे डुप्लीकेट करा होता ना, इतना सस्ता दे है। बहुत ज्यादा महंगा कर दीजिएगा तो फिर बहुत मनी कस्टमर छूट जाएंगे आपके, उतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, है कि नहीं। कॉस्ट कंट्रोल जरूरी है। मेंटेनेंस कंट्रोल, अब यदि बहुत दिन से काम चल रहा है तो कुछ ना कुछ टूट फूट रगाड़ घींच तो होगा, तो मेंटेनेंस पर भी कंट्रोल करिए। ऐसा नहीं कि कोई मशीन खराब हो गया है, आप चलाते जा रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं करवा रहे, कोई दिन दुर्घटना हो जाएगा। ये सब चीज देखा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। इस पड़ाव पे हम आ गए हैं। अब छोटा छोटा 2 टॉपिक आवे, उसको कवर करके फटाक से इसको रैप अप करते हैं इस लेक्चर को। एनर्जी के साथ बने रहिएगा क्लास में, ठीक है। जूते फटे पहन के आसमां पे चढ़ना है, क्या जूते फटे पहन के आसमां पे चढ़ना है, सपने हमेशा औकात से बड़े ही रखना है, सपने हमेशा औकात से बड़े ही रखना है। जी हाँ दोस्तों, सही कह रहा हूं मैं। आपको सपना छोटा नहीं रखना है, आप बन सकते हैं एक भावी इंजीनियर, देश का भविष्य है आपके अंदर। समझ रहे हैं बात को, एकदम मन लगा के छठा सेमेस्टर के एकदम तोड़ मरोड़ के एकदम फाड़ देना है पेपर के, एकदम माने समझ गए ना, एकदम फाड़ के आना है पेपर। इसीलिए अभी से एकदम लग जाइए। ई मैनेजमेंट पूरा 1 महीना के सिलेबस है, इसको आराम से एकदम चपोत के खत्म कर देना है। आपका जो कोर पेपर है अपने ब्रांच का, उसको एकदम चपोत के पढ़िए खूब अच्छा से।
गर्दा उड़ा दीजिए, देखिए कैसे मजा आता है कि नहीं। सिलेबस से आप मिलाते चलिएगा क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैनेजमेंट, और इस टॉपिक के बाद हम इस लेक्चर को रैप अप करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा भी हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्स क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है, क्या किया जाता है, ये तो हमने देख लिया। क्या एम क्या रखता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या करने की कोशिश करता है, फाइनली क्या अचीव करना चाहता है। देखिए किस लिए, टू मेक मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक, इफेक्टिव भी होना चाहिए, इकोनॉमिक भी होना चाहिए, यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, जितना भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है उसका इफेक्टिव यूज होना चाहिए और इकोनॉमिक यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज बनावे के चक्कर में आप नदी नियन दम पैसा बहा दिए, गलत बात है। फिर मैनेजमेंट काहे का भैया, जब नदी नियन पैसे बहा दिए था। देखिए इसका कुछ की पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आपको नोट का पीडीएफ मिलेगा उसमें डिटेल से ये सब बड़ा बड़ा लाइन रहेगा, हम उन लाइन में से केवल की पॉइंट लिखे हैं, समझ रहे हैं बात को। जब आपको नोट का पीडीएफ मिलेगा उसमें प्रॉपर पूरा लाइन लिखा रहेगा जो हम बोलेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ की पॉइंट लिखा गया है ताकि आपको समझ में आ जाए, समझने में कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। पहला पॉइंट है फाइंड एरर एंड एलिमिनेट, गलतियों को पकड़िए और उसका निस्तारण करिए, गलतियों को पकड़िए और उसे कुएं में डालिए। पहला पॉइंट कहता है गलती को पकड़िए और उसको हटाइए। कोई बात, कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी नहीं। जहां जहां पे भी गलती होती है लेबर से, कोई ऐसा पॉइंट आपको नजर आता है कंपनी में कि यहां से सामान ज्यादा बर्बाद होता है, आप उसको सुधार दीजिए, कहानी खत्म, बढ़िया। सेकंड, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, काम करने वालों का इंटरेस्ट बना रहे काम करने में, ऐसा आप कुछ दिमाग लगाइए। मालिक के भी मन लगे काम करावे में, काम करे वाला है ओकरो भी मन लगे काम करे में, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, हाई वेज विथ लो लेबर कॉस्ट, लेबर के पैसा में कटौती नहीं करिए, उसको मजदूरी बढ़िया दीजिए, लेकिन टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट है आपकी कंपनी का, लेबर कॉस्ट, वो कम रखिए। समझ रहे हैं कैसे होगा? लेबर को पैसा ज्यादा देना है लेकिन टोटल कॉस्ट हमारा कम चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा लेबर अपन कंपनी में रखिए जो ज्यादा काम करे। ज्यादा लेबर 1,000 रुपया दीजिएगा, बड़ी मनी पैसा दे पड़ेगा। कम लेबर अगर उतने काम कर दिया तो ज्यादा पैसा उसको दे दीजिए। समझ गए कि नहीं? यानी कि बढ़िया बढ़िया लेबर, कारीगर, स्किल्ड लेबर रखना। भारत में क्या दिक्कत होता है ना, जैसे अमेरिका, जापान या फिर जो विकसित देश हैं, वहां के जो लेबर हैं काम खोजने जाते हैं तो वो इस तरह से काम मांगेंगे, जैसे कि मैं बिल्डर हूं, मैं बिल्डिंग करना जानता हूं, क्या आपके पास काम है? तो बोलिए, हम काम करेंगे। उसी तरह से कोई कारपेंटर है तो कोई कुछ है, मतलब जिसके पास स्किल है। कोई बोलता है कि हमें माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना अच्छा है, कोई बोलता है कि हमें एनिमेशन करना अच्छा लगता है, एनिमेटेड वीडियो हम खूब अच्छा बनाते हैं, कुछ बोला हम वीडियो एडिटिंग, कुछ फोटोग्राफी, मतलब जो स्किल है, हम ये बजाते हैं, हम ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या फिर हम ये काम करने में अच्छे हैं। इस तरह से वहाँ के लोग लेबर अपना एक स्किल, जिसमें उनका पैशन होता है, जिसमें मन होता है, वहाँ एक स्किल गेन किए और उसके हिसाब से काम खोजते हैं। भारत में जाइए, लेबर बहुत मनी है, हमरा ये करना चाहिए, या फिर कोई लेबर से पूछिए मतलब कौची करते हैं आप? कुछो कर लेंगे, हमरा सब आता है, हम कुछो कर लेंगे। गजब वाले भैया, कुछो कर लोगे क्या? मतलब ओकरा ईंटा जोड़े में लगा दो तो ईंटो जोड़ देगा, लकड़ी जोड़े में लगा दो लकड़ियों जोड़ देगा, मतलब कुछो भी कर देगा। तो यहाँ लेबर है, अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है, स्किल्ड लेबर कम है, इसीलिए बेरोजगारी ज्यादा है। यहाँ कंपनी खोजती है हमें स्किल्ड लेबर चाहिए। काहे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिया गया है कि हाई वेज विथ लो लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट कम रखना है, लेकिन हम वेज हाई देंगे तो हाई किसको देगा? स्किल्ड के कि अनस्किल्ड के? स्किल्ड लेबर यहाँ है नहीं। समझ रहे बात को? अगला पॉइंट है इंक्रीज कंज्यूमर। आप कोई कंपनी के में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओकरा खाही वाला, ओकरा यूजे करे वाला काम है, कैसे आपका प्रोडक्ट बिकेगा? आपका बेनिफिट होवे नहीं करेगा, है कि नहीं? तो उसको इंक्रीज करिए। देखिए बॉर्नविटा कितना बिकता है, हॉर्लिक्स कितना बिकता है, डेयरी मिल्क चॉकलेट कितना बिकता है, च्यवनप्राश कितना बिकता है, पतंजलि का टूथपेस्ट कितना बिकता है। इस सब में है कुछ नहीं, खाली कचड़ा है। मैगी सबसे घटिया चीज। मैगी की जो पेरेंट कंपनी है नेस्ले, खुद कहती है कि हमारा सबसे घटिया खाने वाला प्रोडक्ट अगर हम कुछ बनाते हैं तो मैगी है।
स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन प्रोडक्शन देखिए या फिर कंज्यूमर में इंटरेस्ट देखिए, इतना ज़्यादा कि आंख बंद करके लोग खाते हैं 2 मिनट में मैगी बना के, है कि नहीं? आप भी खाते होंगे, जरूर खाए होंगे। ऐसा कोई घर नहीं है भारत में जो मैगी नहीं खाया होगा। मैंने घर नहीं खाता है, घर में रहे वाला आदमी खाए होंगे, है कि नहीं? आप बात को समझिए, बात के पीछे की भावनाओं को। इंक्रीज कंज्यूमर, उन लोग कंज्यूमर कैसे इंक्रीज करता है? बॉर्नविटा के प्रचार पे देखिए, एगो लड़का रहेगा ना, ओकर हाइटवा बढ़ी तो दिखाएगा, हाइट बढ़ता है। बॉर्नविटा में खाली चीनी है, चीनी खाए से हाइट बढ़ता है। बेवकूफ बना बना के कंज्यूमर बढ़ा लिया है। हाँ, भारत के लोग बस धर्म से जोड़ दो कोई चीज, यहाँ के मम्मी के समझा दो कि तोहर बेटवा लंबा हो जातो, बस पागल, अपना लगी कुछ नहीं खरीदेगी मम्मी। बेटवा के लंबा हो बेला, बेटवा के दिमाग तेज हो बेला, कौची कुछ भी खिला देगी, है कि नहीं? बस उसी तरह से उन्हें सब कंज्यूमर बढ़ाता है। ऐसा ऐसा प्रचार देगा कि यार बेबी का एकदम हाइट बढ़ गया, बेबी का ताकत आ गया हॉर्लिक्स पी के। ऐसा कुछ होता नहीं है, सब दिमाग का बहम है, कुछ नहीं होगा। इंग्रेडिएंट आप देख लीजिए, कुछ नहीं उसमें। हम उस सबके बुराई नहीं कर रहे हैं, आपको खाना है खाइए, पीना है पीजिए, ना हमरा वो पैसा दे रहा है, ना हमरा से कोई दुश्मनी है। हम समझा रहे हैं कि मैनेजमेंट में कैसे कैसे लोग करते हैं बिजनेस में, अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। कीप कैपिटल स्टडी, कैपिटल मतलब पैसा, कैपिटल मतलब टोटल जो कंपनी का जो वैल्यू है, जितना अमाउंट का, जितना पैसा का, उसको स्टडी रखिए। ऐसा ना कि फ्लक्चुएट होते रहे बहुत ज़्यादा। कल था हमारे कंपनी की कीमत 10,000 करोड़, आज हमारी कंपनी हो गया 5,000 करोड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस बना के रखिए, अचानक से ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं, फिर बहुत सारे दिक्कतें आने शुरू हो जाती है। लेबर भाग जाएगा, जो शेयर होल्डर हैं वो भाग जाएंगे। समझ रहे बात को? पैसा के मामले में थोड़ा स्थिर रहिए। छठा पॉइंट है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो आप बनाते हैं, जो सामान आप बनाते हैं, उसे बनाने में जितना खर्च आता है उस खर्च को कम करिए। मान लिया जाए आप बनाते हैं टूथपेस्ट, आप बनाते हैं क्या, एक टूथपेस्ट बनाए, अब एकरा में खर्च आता है 10 रुपया, आप बेचते हैं 20 रुपया में, तो कुछ ऐसा करिए कि खर्च 10 रुपया से 9 रुपया हो जाए, आपका बेनिफिट बढ़ेगा ना। तो प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाइए। ओकर अगला पॉइंट है मिनिमाइज लेबर प्रॉब्लम। समस्या जितनी भी लेबर की आती है उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व करते रहिए। ऐसा ना कि लेबर हड़ताल कर दिया, इस हमनी की समस्या है, पानी नहीं मिलता है, इस सब की व्यवस्था आप ध्यान से देखिए, पानी मिले लेबर के, बिजली मिले, साफ हवा मिले, ये सब जो प्रॉब्लम है, बुनियादी समस्या, इस सब को सोल्व करते रहिए, तब आपकी कंपनी अच्छे से चलेगी। अगला देखिए प्रॉम्प्ट डिलीवरी। प्रॉम्प्ट डिलीवरी मतलब यदि डिलीवरी आता है तो आप लेट लतीफी नहीं करिए, समय से सही चीज को सही समय से सही जगह पे पहुंचाइए। ये होनी चाहिए एक अच्छी, जैसे जोमेटो से खाना काहे मंगाते हैं, पहुंचा देता है अच्छा से। फ्लिपकार्ट और अमेजन के अलावे बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं, लेकिन ये दोनों इतने पॉपुलर क्यों हुए? कुछ तो गुण था। आप समझ सकते हैं कि एक अलावे बहुत सारे अभी भी हैं, मिंत्रा तो और भी पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये दोनों जितना फेमस हुआ, जितना पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, उतना और कोई अभी नहीं है। भारत में तो यही दोनों के बहुत राज चलता है कि नहीं? वही से तो ये सब बात आप समझ सकते हैं। प्रॉम्प्ट डिलीवरी। इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आप कंपनी के बढ़ाइए। यदि इतना चीज आप लगा दिए, कंज्यूमर का इंक्रीज बढ़ गया, आप कॉस्ट घटा दिए, प्रॉफिट हो गया, लेबर का प्रॉब्लम सोल्व कर दिए, डिलीवरी देने के लिए आप रेडी हैं, सही समय पर सही जगह पहुंचा सकते हैं, सही अमाउंट में पहुंचा सकते हैं। कभी कभी मांग आ गया कि हमें 500 टन चाहिए, आपके पास 300 टन सामान्य है कि नहीं, 200 टन के कमी हो गया, तो उस समय आपका नुकसान हो जाएगा। जो पार्टी 500 टन मांग रही है दूसरा ही से खरीद लेगी, है कि नहीं? तो ये सब चीज का ध्यान रखिए। तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज करिए। उसके बाद आता है इंप्रूव द क्वालिटी। जी भैया, क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए। यहां देखा गया रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कॉस्ट घटाइए। फिर यहां पॉइंट में दिया गया है, ऐसा नहीं कि कॉस्ट घटावे के चक्कर में क्वालिटी खराब कर दीजिए, ना 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 ना, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। कॉस्ट घटाइए लेकिन क्वालिटी बढ़ाइए। क्वालिटी भी बढ़ना चाहिए और साथे साथे कॉस्ट घटना चाहिए। समझ रहे बात के? क्वालिटी घट न जाए कॉस्ट घटावे के चक्कर में, ये बात के ध्यान रखना है। देखिए आउ पॉइंट है गिव रिवार्ड एंड इंसेंटिव। रिवार्ड और इंसेंटिव देते रहिए। वही रिवार्ड मतलब पुरस्कार। यदि कोई लेबर बहुत अच्छा काम किया, सही समय पे, जो लगता था कि नहीं हो पाएगा, लेबर ने मिल के अपनी वफादारी से, आपके प्रति ईमानदारी से अच्छा काम कर दिया, तो उसे रिवार्ड देना मत भूलिए। यदि कोई लड़का आपके घर में
अपन जूता खोल के सही जगह रख देता है, स्कूल से आने के बाद बैग सही जगह रख देता है, तो उसे थोड़ा प्यार कर दीजिए, 2 चॉकलेट दे दीजिए, 2 रुपया दे दीजिए अगला दिन स्कूल जाते समय। ये रिवार्ड हुआ, इंसेंटिव। समझ रहे बात को? यदि कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसे रिवार्ड दीजिए, खुश होगा और वही काम दोबारा करने के लिए प्रेरित होगा। अगला पॉइंट है इंप्रूव वर्किंग कंडीशन। वही तो बात पिछले में भी हम समझा चुके हैं कि वर्किंग कंडीशन जो है वो इंप्रूव करिए। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने के स्टैंडर्ड को थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। जैसे लेबर लोग होता है ना, जनरली झुग्गी झोपड़ी में आप रख देते हैं, हो सकता है उनके लिए आप एक बिल्डिंग बनवा दीजिए, ओकरा में बहुत सारा रूम बनवा दीजिए, फ्लैट बनवा दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए, नल लगवा दीजिए, बिजली दे दीजिए, ऐसा ऐसा कुछ करिए आप ऐसा, ताकि आप लेबर का इंटरेस्ट खूब बढ़ा रहे और उखनी सब यहाँ आए तो लगे कि ना ये कंपनी में काम करे में मजा है, एकदम लगता है कि रहते हैं हम भी घर में, सब दिन झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, यहाँ आते हैं तो लगता है कि महल में रह रहे हैं। इस सब बात पे ध्यान दीजिए। तो ये सब अचीव कैसे होता है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से अचीव होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जितने भी तरीके हैं, इसको अप्लाई कौन करेगा? कौन देखेगा कि कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई हो रहा है कि नहीं, अप्लाई हुआ तो कितना फायदा हुआ, नहीं था तो कैसे नुकसान हो रहा था, अब हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, ये सब कौन देखेगा? एडमिनिस्ट्रेशन है ना, आपके कॉलेज में भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन कौन है जी? तो वह है जो रिस्पॉन्सिबल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इस्टेब्लिश द मैनेजमेंट मेथड्स। वही है एडमिनिस्ट्रेशन जो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के मेथड को इस्टेब्लिश करने के लिए इन एनी इंस्टीट्यूशन, किसी भी संस्थान में मैनेजमेंट मेथड को इस्टेब्लिश करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वही होता है एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें कुछ या तो कोई अकेला मेंबर होता है या फिर मेंबर का ग्रुप होता है, वही देखते हैं कि कैसे कहाँ क्या करना है। उनका मेन काम क्या होता है? यह भी की पॉइंट्स लिखे गए हैं, आपके नोट्स जो मिलेंगे उसमें थोड़ा लंबा लंबा लाइन रहेगा, यहाँ पे हम की पॉइंट्स लिख दिए हैं समझाने के लिए, ठीक है। सीक आइडियल इफिशियंसी, इन लोगों का काम है, सीक मतलब अवशोषित करना, आइडियल इफिशियंसी मतलब जितना अच्छा से अच्छा इफिशियंसी हासिल कर सके, एकदम 90% इफिशियंसी, 95% इफिशियंसी, 100% इफिशियंसी तो संभव ही नहीं होती जब तक कि खुद कृष्ण भगवान ना आ जाए वो काम करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल लेबर को कंट्रोल करना, कोई दिक्कत ना हो जाए, छोड़ के भाग ना जाए। अब मान लीजिए कि आप भट्ठा चलाते हैं, लेबरे भाग गया आपका रात रात, सब काम अधूरे रह गया, ईंटा पकाना है, सब कच्चे ईंटा रह गया वगैरह वगैरह, बहुत दिक्कत होती है ना, है कि नहीं। अगला सीजन मिस हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। लेबर कंट्रोल। इलिमिनेट अनप्रोडक्टिव एफर्ट, आप अपन कंपनी में देखिए कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जकरा से होता जाता कुछ नहीं, बस हम करवाए जा रहे हैं, ऐसा काम है उसको हटाइए। जैसे 10 गो लेबर कुछ ऐसा काम में लगल है जकरा से मिलता जुलता कंपनी के कुछ नहीं है, खर्चा होता है 5000, प्रोडक्शन मिलता है 10-5 रुपया के, उस सब चीज को हटाइए। देखिएगा तबे पता चलेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कोना में होते रहता है, कोई नहीं जानता, है कि नहीं। रिमूव वेस्टेज जो कचरा होता है, मतलब देखिए कि कहाँ वेस्ट हो रहा है हमारा मटेरियल, उस सबको कंट्रोल करिए। इकोनॉमिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हाँ हमेशा ही देखते रहता है एडमिनिस्ट्रेशन कि प्रोडक्शन का इकोनॉमिक मेथड क्या है, इतना खर्च में अभी इतना प्रोडक्शन हो रहा है, एक से कम खर्च में कैसे होगा, या फिर इतने खर्च में और ज्यादा प्रोडक्शन कैसा होगा, ये सभी देखता है। अगला है प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग, जी हाँ सबको ट्रेनिंग देना पड़ता है, ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो काम अच्छा से करे। यानी कि कभी कभी देखते हैं बड़ा बड़ा कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है 1 महीना के, आप कहीं भी ज्वाइन करिएगा आपको ट्रेनिंग दिया ही जाएगा काम करवाने से पहले, तो प्रॉपर ट्रेनिंग सबकी होनी चाहिए। अगला है पुट राइट मैन ऑन राइट जॉब, राइट आदमी को राइट जॉब में रखिए। ईंटा जोड़ाइए करे वाला के लकड़ी जोड़े वाला में रख दीजिएगा, बिल्डिंग करे वाला के मट्टी कोड़े में रख दीजिएगा, गलत चीज है। राइट आदमी को राइट जॉब दीजिए, जो कंप्यूटर पे काम करता है उसको फील्ड में काम नहीं दीजिएगा, फिर काम नहीं होगा अच्छा से ना। यानी कि राइट आदमी को राइट जॉब दीजिए, समझ गए बात को। हाँ, फ्रेंडली रिलेशनशिप, जी हाँ वर्कर और मैनेजमेंट जो है उसके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट हमेशा चाह रहा है कि लेबर काम नहीं करता है, ये है वो है, हमेशा गुस्से में है, रूड है, वैसा दिक्कत होता है। फ्रेंडली रिलेशनशिप, जिसको जो समस्या है भाई एक शिकायत पेटी आप बना दीजिए, जिसको जो समस्या है लिख के इसमें डाल देना, सिंपल। एक कोऑर्डिनेटर ऐसा रहे जो सबसे फीडबैक लेता रहे, क्या समस्या है भाई। कोई कभी कभी देखते हैं कि कोई बड़ा बड़ा कंपनी के मालिक डायरेक्ट लेबर के बीच में बात करते हैं बहुत अच्छा से फ्रेंडली, लेबर के भी लगता है इतना बड़ा मालिक होके हमने से बात किए, क्या बात है कि नहीं। तो ऐसा फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखते हैं। ये हुआ एडमिनिस्ट्रेशन।
अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 6 नंबर में हो सकता है कि आ जाए। राइट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 गो प्रिंसिपल है भैया, और 14 के 14 समझना है, समझे? हो सके तो यादो करना पड़ेगा। तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप मन लगा के पढ़ते रहिए एनर्जी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।